ट्रांसलेटेड नॉवल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अगस्त 2023 में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन ये कहाँ हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो मालाबार एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है और ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसे होस्ट कर रहा है। अच्छा, क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब यहाँ से एक और प्रश्न आपके मन में आएगा कि अभी 2023 में जो क्वाड समिट है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? एक्चुअली में देखो होता क्या है, जो देश क्वाड समिट को होस्ट करता है तो उस साल क्वाड देशों के बीच में जो ये एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, उसको भी होस्ट वही करेगा। अब अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर पहली बार आप देख रहे हो वीडियो तो हो सकता है दिक्कत आए। मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में क्वाड समिट को होस्ट किया या क्वाड समिट कहाँ पे हुई? वो जापान में हुई, जहाँ पे अभी G7 समिट हुई थी। अब आप सोचोगे कि मालाबार एक्सरसाइज को तो होस्ट कर रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया। और इस साल जो क्वाड समिट हुई वो कहाँ पे हुई? जापान में हुई। ये अलग अलग कैसे हो गया? तो देखो, एक्चुअली में क्वाड समिट 2023 वाली ऑस्ट्रेलिया में ही होनी थी और मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि ये जापान में क्यों हो गई। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि डेली अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि उस वक्त जब G7 समिट हुई थी उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके पास समय नहीं था ऑस्ट्रेलिया आने का। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम सभी लोग यहीं पे मिल गए तो वहीं पे जापान में ही समिट को होस्ट कर लेते हैं। तो इस कारण से ये जापान में हुई थी। लेकिन मालाबार एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया में। ये आप याद रखना। अब एक और प्रश्न और याद रख लो कि क्वाड समिट जो अगले साल होगी 2024 में, वो कहाँ पे होगी? वो भारत में होगी। और मालाबार से याद आएगा आपको, अभी नवा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये केरल में हुआ। ये मालाबार, ये इसका क्वाड देशों से कोई लेना देना नहीं है। ये मालाबार तट है ना, जो हमारा केरल का जो समुद्री तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं हम। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आया तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और अभी एक आध दिन पहले ही मैंने आपको जितनी भी अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है सारी आपको रिवाइज कराइए। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वैंग होंगयांग ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। इसमें मेन सिंगल टाइटल को तो जीता है चाइना के वैंग होंगयांग ने। इनका नाम हमारे लिए इतना खास नहीं है, लेकिन इन्होंने किसको हराया या इसमें उप विजेता कौन रहे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। नाम है HS प्रणय। तो हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता कौन रहे, तो याद रखना HS प्रणय। अच्छा, HS प्रणय से कुछ याद आया आपको? अभी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था HS प्रणय ने, और ये खिताब जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बने थे। और अभी बैडमिंटन से दो नाम तो आपको ज़रूर याद होंगे, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, क्योंकि अभी इन दोनों की जोड़ी ने धमाल मचाया था। कैसे? अभी इन्होंने मलेशिया ओपन का खिताब जीता, इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता, कोरिया ओपन का खिताब जीता, उससे पहले स्विस ओपन का खिताब जीता, और ये भी 2023 में ही सारे इन्होंने खिताब जीते हैं, पुराने भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। और अभी लक्ष्य सेन का नाम भी याद होगा, कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल जीता इन्होंने। और बैडमिंटन से 2-3 पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट और बताऊंगा। एक तो सुधीरमन कप याद रखना, क्या पता डायरेक्ट पूछ ले कि सुधीरमन कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। अभी जो 2023 में हुआ ना, ये चाइना में हुआ था। इसको चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा के। अब एक और प्रश्न आएगा कि जो 2025 में सुधीरमन कप होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो स्पेन में होगा। अच्छा, ये बताओ कि बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का एक प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसका उत्तर होगा असम के गुवाहाटी में। और ये भी प्रश्न बनेगा कि बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। और ये जो कुनलावुत है ना, ये थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर हैं। अभी इनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप
जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं। अभी उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, और वुमेन सिंगल उसमें जीता था आन सी योंग ने। ये साउथ कोरिया की हैं। अच्छा, वैसे बैडमिंटन से संबंधित 2 कप और भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक तो थॉमस कप जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और एक उबेर कप, ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो 2022 में हमने इसको पहली बार जीता था जिंदगी में, थॉमस कप को हमने हराया था। किसके हराया था हमने? इंडोनेशिया को। और उबेर कप को जीता था साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय डॉर्नियर विमान खरीद रहा है? तो आंसर होगा गुयाना। तो अभी गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 2 डॉर्नियर 228 विमान खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। ये विमान भारतीय सेना और तट रक्षक के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित एक जुड़वा इंजन वाला टर्बो प्रॉप अत्याधुनिक बहुमुखी मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। तो सिंपल सा क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में? तो एक लाइन में याद रखना कि कौन सा देश हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 2 डॉर्नियर 228 विमान खरीद रहा है। तो आंसर होगा गुयाना। गुयाना ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है जॉर्ज टाउन और प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। अब मेरा एक प्रश्न होगा आपसे, मोहम्मद इरफान अली ये भारत आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, हमने इनको बुलाया था। किस मौके पर बुलाया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको याद है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु में। इसने एक तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया, उसका नाम है तेजस, और एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया, उसका नाम है प्रचंड। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपना पहला मार्केटिंग ऑफिस ये भारत के बाहर कहाँ पे खुलेगा? मलेशिया में। अच्छा, खरीदने से बात है तो एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है, हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई थी, इसको भारत से कौन खरीद रहा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। वैसे अभी भारत तो बड़ा दिलदार है, हमने तो अभी हमारा जो INS कृपाण है वो उपहार में ही दे दिया। बेचना तो दूर, 1 रुपया भी नहीं लिया हमने, तो उपहार में दे दिया। किसे दिया? वियतनाम को। और अगर पूछूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये कहाँ पर भी इसने भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री खोला है, तो आंसर होगा तुमकुरू, कर्नाटक में। और इसके CMD कौन है? CB अनंत कृष्णन। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो आंसर होगा मलेरिया। तो अभी स्पेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मलेरिया को रोकने में बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया TC1। अब आप पूछोगे कैसे, ये कैसे होगा? तो आपको ये तो पता है ना कि मलेरिया कैसे होता है। अब आप कहोगे कि मच्छर के काटने से होता है, पर कौन सा मच्छर भैया? तो आप कहोगे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अब ये बात भी पूरी तरह से सच्ची नहीं है। एक्चुअली में मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो तो वेक्टर, वाहक का काम करता है। अगर उस मादा एनाफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ जो परजीवी है, अगर वो उपस्थित है और वो मच्छर आपको काटता है, तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ परजीवी है वो आपके ब्लड में चला जाएगा, और वो प्रोटोजुआ, वो परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। अब चलो, ये तो साइंस की बात हो गई। करंट अफेयर्स क्या है इसमें? तो इसमें करंट अफेयर्स ये है कि अभी स्पेन के वैज्ञानिकों ने जो ये TC1 बैक्टीरिया खोजा है ना, ये एक खास तरह का केमिकल यानी कि हार्मोन छोड़ता है जो परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम को पनपने से रोक देता है, उसके संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब स्पेन के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इससे मलेरिया की दवा। उसी तरह से मैं कहूँ कि डेंगू ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और निद्रा रोग का वाहक कौन होता है? CC फ्लाई। जबकि कालाजार रोग इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई। अच्छा, मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और मलेरिया को ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030, और टीबी को ख़त्म करने का है 2025। वैसे मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? तो RBC प्रभावित होते हैं। और वैसे तो अभी तक हम मलेरिया के लिए कौन सी दवा यूज़ करते हैं? कुनेन की दवा यूज़ करते हैं, जो कहाँ से हमें प्राप्त होती है?
सिल्कोना वृक्ष की छाल से। लेकिन आप जानते होंगे मलेरिया की पहली वैक्सीन आ चुकी है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है। उस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स इसका नाम है। अच्छा यूं बताओ कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो घाना बना था। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कवर कर लिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन की घोषणा किसने की? तो आंसर होगा बिहार। तो राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया किसके लिए? गेंडों के संरक्षण के लिए। कहाँ पे? बिहार में। बिहार का जो एकमात्र नेशनल पार्क है ना, कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वहां पे गेंडों को संरक्षण देने के लिए ये राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। वर्तमान में ये वाल्मीकि नेशनल पार्क में एकमात्र आपको सिंगल गेंडा मिलेगा। वैसे पटना जू चिड़ियाघर है, वहाँ पे टोटल 14 गेंडे हैं। और वैसे आप जानते हो एक सिंग वाले गेंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो मिलेगा असम में। और वैसे आप जानते हो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गज उत्सव का उद्घाटन किया था काजीरंगा नेशनल पार्क में ही। और एक और कारण से काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में था कि अभी सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, इसीलिए। वैसे अभी वर्ल्ड बैंक ने पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड भी लॉन्च किया था अफ्रीका के काले गेंडों के संरक्षण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हुन मानेट को। तो अभी हुन मानेट इनको कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कंबोडिया, इसकी कैपिटल नॉमफेन है। और आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर अंकोरवाट का मंदिर ये आपको कंबोडिया में मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और आपको विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली स्टिंगरे ये कहाँ पाई गई थी? कंबोडिया में। वैसे अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री बने थे किरियाकोस मित्सोटाकिस। फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने थे पेटेरी ओर्पो। और अभी लातविया एक बाल्टिक देश है, तो लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे ये एडगर रिंकेविक्स। और अभी यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति भी यही बने। तो इन्हीं के नाम से आपके 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न तैयार होते हैं, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 11। तो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन अभी 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक हुआ। और हुआ कहाँ पे? ये भी तो प्रश्न बन सकता है, कहाँ पे हुआ ये चैंपियनशिप? तो तुर्की के इस्तांबुल में। और इस चैंपियनशिप को याद रखना वर्ल्ड अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप भी कहते हैं, क्योंकि ये 17 वर्ष से कम उम्र के पहलवानों के लिए है। तो अभी इसमें भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं और उसमें से एक हमारे पास गोल्ड भी है। अब वो एक गोल्ड है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो गोल्ड किसने जीता भैया? तो उसे वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी में सविता ने जीता है 66 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इतना आप याद रखेंगे। अभी मैं आपको याद दिलाऊं, अभी 2023 में ही जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था कजाकिस्तान के अस्ताना में, वहाँ पे भारत ने तो वैसे टोटल 13 मेडल जीते थे, लेकिन उसमें से एकमात्र गोल्ड आया था हमारे पास। वो एकमात्र गोल्ड किसने जीता था? अमन सहरावत ने जीता था 57 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, वैसे एक पॉइंट आपको और बता दूं कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, लुज़ान स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। वैसे अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के भी नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम सहदेव यादव है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा अदिति स्वामी, या पूरा नाम इनका बोलो तो अदिति गोपीचंद स्वामी। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी के बर्लिन में। कब से कब तक? 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। अच्छा, इससे पहले भी मैंने इस चैंपियनशिप के बारे में आपको बताया था, जब हमने पढ़ा था कि पहली बार इस चैंपियनशिप में हमारे पास गोल्ड आया है। कौन लाया? तो वुमेन्स कंपाउंड टीम। और उस कंपाउंड टीम में कौन कौन है? 3 महिलाएं हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और ये अदिति गोपीचंद स्वामी। तो वो तो एक गोल्ड आ ही गया था हमारे पास। उसके बाद अभी व्यक्तिगत श्रेणी में भी हमारे पास गोल्ड आ गया, महिलाओं में भी आया और पुरुषों में भी आया। तो वुमेन्स की अगर बात करें पहले, तो अदिति गोपीचंद स्वामी ने इसमें गोल्ड जीत के इतिहास रचा।
क्योंकि पहली बार आया ना इस चैंपियनशिप में आज तक के इतिहास में। और वहीं पुरुषों में भी पहली बार आया, और वो पुरुषों में किसने जीता, तो ओजस प्रवीण ने जीता है। तो इस तरह से आप देखोगे इस बार की चैंपियनशिप में हमारे पास या तो अभी तक कभी गोल्ड ही नहीं आया था आज तक। वो नहीं कहता देने वाला दब्बी देता देता छप्पड़ फाड़ के दिखी दिखी दिखना दिखी दिखी दिखना। तो इस बार हमारे पास 3 गोल्ड आ गए। कंपाउंड टीम में भी आ गया, वो मैंने आपको बता दिया, महिला टीम में भी आ गया और पुरुष टीम में भी आ गया। उसके अलावा एक ब्रॉन्ज भी आया, और इस तरह से भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा बिहार में। तो बिहार के पटना में जो बिहार म्यूजियम है ना, वहाँ पर G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 2 महीने के लिए हो रहा है, और इसकी थीम क्या है, टुगेदर वी आर्ट। G20 की बात करें, इसकी स्थापना होती 1999 में। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और अगले साल इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। इस बार इसकी थीम याद रखना वसुधैव कुटुंबकम है, या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी बोल दीजिए। शेरपा है अमिताभ कांत, और इसका लोगो भी से भी प्रश्न बन सकता है कि लोगो में जो कमल का फूल है उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं पूछ ले, तो 7 हैं, जो कि 7 महाद्वीपों और संगीत के 7 स्वरों को रिप्रेजेंट करती है। वैसे भी आपको याद होगा G20 के संस्कृति समूह की 3री बैठक कहाँ हुई थी, हम्पी में, और पहली खजुराहो में हुई थी। और अभी रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई। पर्यटन समूह की 3री बैठक अभी जम्मू कश्मीर में हुई थी, और पहली इसकी कच्छ के रण में हुई थी। शिक्षा समूह की पहली बैठक चेन्नई में हुई। अभी आपदा जोखिम समूह की 3री बैठक ये भी चेन्नई में हुई थी, और अभी सिविल 20 बैठक ये जयपुर में हुई थी। अच्छा, आज आपके लिए फटाफट सीरीज में शानदार टेस्ट लेकर के आया हूँ, और शानदार आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो पहले तो आप बिना टाइम वेस्ट करे टेस्ट लगाते हैं। आपका शीट आपके सामने, आराम से समय लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आपको आंसर बताता हूँ, मतलब रिवीजन करवा देता हूँ। आप देख लेना कहाँ आपके गलत हुए, मुझे कमेंट करके बताना कितने आपके सही गए। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, और इस शीट में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और जो बुकर पुरस्कार होता है उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है ये। क्या प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो इस्माइल कादरी ने जीता। ये अल्बानिया के लेखक थे। अब देखो, पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना होती है 2005 में। 2005 से दिया जा रहा है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये अंग्रेजी, मतलब जो नॉवल अंग्रेजी में लिखे गए हैं, या फिर ट्रांसलेटेड नॉवल होते हैं ना, मतलब जैसे किसी ने हिंदी में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया, अगर आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में और पब्लिश कर दिया उसे यूके में, तो उन नॉवल को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये इसकी खास बात है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, जो बुकर पुरस्कार, उसमें ट्रांसलेटेड नॉवल नहीं चलते हैं, उसमें केवल इंग्लिश नॉवल ही चलते हैं, जो इंग्लिश में ही मूल रूप से लिखे गए हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। भारतीय महिला कौन, या ये तो एकमात्र भारतीय, मतलब एक ही व्यक्ति है ये भारतीय। अब आप इन्हें पहली भारतीय महिला कह लो या पहला भारतीय नागरिक कह लो, कुछ भी कह लो। तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। आपको पता है 2022 का इनको मिला था उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए। ये इन्होंने हिंदी में लिखा था, लेकिन इसको फिर ट्रांसलेट किया किसने, डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और फिर उसका नाम हो गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ये आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। फिर एक प्रश्न और बनेगा कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। ये बुल्गारिया के लेखक हैं, और इनके नॉवल का नाम है टाइम शेल्टर। ये दोनों तो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए। देखो अगला प्रश्न क्या है, पहला बुकर पुरस्कार कब दिया गया था। तो ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये है बुकर पुरस्कार, और इसको मेन बुकर पुरस्कार भी कह देते हैं। तो दिया गया था 1969 में। और मैंने आपको बता दिया, ये केवल इंग्लिश में जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उन्हीं को दिया जाता है, ट्रांसलेटेड नॉवल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और पहली बार 1969 में तो दिया गया था, लेकिन किसे दिया गया था, PH न्यूबाई को दिया गया था। ये इतना खास नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लो, कह नहीं सकते, समय खराब हो तो पूछ ले एग्जामिनर। और इसे साहित्य का ऑस्कर भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा अरुंधति रॉय। इन्हें 1997 में मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये पहली भारतीय थी, याद रखना। और अगला प्रश्न देखो,
बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक कौन थे? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दोनों प्रश्न में ध्यान देना, वो भारतीय हैं, उनका जन्म यहीं पे हुआ, यहीं पे रह रही है, ये भारतीय मूल के हैं। जन्म तो इनका यहाँ हुआ था बॉम्बे में, फिर ये बाद में इंग्लैंड चले गए। सलमान रुश्दी ब्रिटिश भारतीय लेखक आप इन्हें बोल सकते हो। 1981 में इनको मिला था उनके नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। आपको बता दूं, उन्होंने बुकर ऑफ बुकर्स और द बेस्ट ऑफ बुकर अवार्ड भी जीता। अब हो सकता है आप कहीं पे पढ़ो या कहीं पे कोई वीडियो वगैरह देखो तो आपको कोई आंसर दे कि पहले भारतीय मूल के लेखक थे वी.एस. नायपॉल। उन्हें 1971 में मिल गया था उनके नॉवल इन अ फ्री स्टेट के लिए ये बुकर प्राइज। अब मैंने उनकी जगह आपको सलमान रुश्दी का नाम इसलिए बताया क्योंकि मैंने कहा ना, सलमान का जन्म बॉम्बे में हुआ था, जन्म यहाँ हुआ था, फिर वो बाद में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये जो वी.एस. नायपॉल आप नाम सुनोगे, ये भारतीय मूल के कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके दादा दादी यहाँ भारत में रहते थे ब्रिटिश टाइम पे, फिर वो बाद में शिफ्ट हो गए थे इंग्लैंड में। उनका जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आपको सलमान रुश्दी का नाम बताया। लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं भी आप पढ़ लो तो आपको ऐसा नहीं लगे यार कि ये क्या पढ़ लिया, तो मैंने आपको वो नाम भी बता दिया और रीज़न भी बता दिया। तो कैसी लगी आज की ये शीट आपकी, और क्या इसको मुझे बताना, क्या आपको पहले से सारी बातें याद थी? और अगर शीट अच्छी लगी, मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और अब इसे शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। देखो मेरी तरफ से 100% ईमानदारी से मेहनत मैंने कर दी है, अब आपकी ईमानदारी देखी जाएगी। अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दो। आगे मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसे अपने दोस्तों में ईमानदारी से शेयर कर दो। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी स्टडी ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, शेयर कर दो। आग लगा दो, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलो अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा कि देश में अपनी तरह का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन लॉन्च ये अभी किया गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है निराक्षी, जो कि क्या करेगा, पानी के नीचे जो भी बारूदी सुरंगें होती है, बारूदी जो खदानें होती है, खाने होती है, उनका पता लगाएगा। फिर आपसे पूछा संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान में। फिर आपसे पूछा देश का पहला ऑनसाइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। फिर आपसे पूछा अभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने संजय कुमार अग्रवाल। फिर आपसे पूछा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 की थीम बताओ, तो सतत फैशन के लिए हथकरघा 7 अगस्त को मनाया। फिर आपसे पूछा अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, 7वें स्थान पर रहा, यह भी चाइना में हुआ था। फिर पूछा ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना, इराक बना। फिर पूछा भारत के गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम बताओ, अजय कुमार भल्ला। फिर पूछा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत किस नाम से एक शॉर्ट मूवी रिलीज की है, तो आंसर होगा हल्ला बोल। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया, तो आंसर होगा राजस्थान। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई गई, तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।